সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটালে আপনাদের স্বাগত। আমরা এই মুহূর্তে এমন একজনের সঙ্গে আছি যিনি হাঁটতে পারেন না, সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারেন না, কিন্তু তিনি যখন তিরঙ্গা পতাকা তার উড়িয়ে দেন তখন দেশের 135 কোটি মানুষকে তিনি দাঁড় করিয়ে দেন। তার नाम दीपा मलिक। दीपा जी, स्वागत है संवाद प्रतिदिन डिजिटल में। नहीं, इतना कठिन सफ़र ज़रूर था, शारीरिक परेशानियां भी बहुत थीं, ट्यूमर का डर भी बना रहता है, छाती का निचला हिस्सा नहीं काम करता है, ब्लैडर बाउल कंट्रोल भी मुझे आर्टिफिशियली मैनेज करना पड़ता है, डायपर लगाना पड़ता है, अनीमा लेना पड़ता है स्टूल पास करने के लिए। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि दीपा इन सब चीज़ों से ऊपर उठ पाई? आंसर सिर्फ इतना है कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा, उसको एनालाइज़ किया कि अगर ये प्रॉब्लम है तो इसका सॉल्यूशन क्या है। और मुझे लगता है कि हर सॉल्यूशन में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ। अगर मैं चल नहीं सकती हूँ तो फिर मैं एक व्हीलचेयर जो मेरी बॉडी को सूट करती है मैं उसको यूज़ करती हूँ। अगर मैं खेलना चाहती हूँ तो फिर मेरी बायोमैकेनिक्स क्या है, मेरी कौन सी मसल काम करती है, क्या मैं कर सकती हूँ। और अगर मैं अपनी जैसे मैं मोटरसाइकिल चलाना चाहती थी, मुझे लगता है कि अगर मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करती तो शायद मैं कभी अपने कमरे से बाहर निकलकर दुनिया से नहीं जुड़ पाती। मेरी एजुकेशन तो हो चुकी थी जब मैं पैरालाइज हुई। 35 इयर्स की एज में मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बेसिक एपटेक कोर्स किया, सिर्फ इसीलिए कि मैं दुनिया के साथ अपडेटेड रहूं। दावे के साथ आपके चैनल के माध्यम से ये कहती हूँ कि जब मैं चली थी इस जर्नी पे, मैंने आज तक 1 रुपया परिवार से नहीं लिया। मैंने खुद अपने हुनर से अपने आप को आगे लाकर, चाहे मैं गाड़ियाँ चलाती थी, रैली में उधर से स्पॉन्सरशिप बचाती थी, चाहे मैं स्पीकर बनी वो स्किल भी मैंने सीखा, वहाँ पे मैंने सेविंग करके अपने खेलों में मैंने रेस्टोरेंट भी चलाया लोन लेके और ख़ुद वो लोन उतारा। तो मैं लगातार अपने अंदर हुनर पैदा किए, अपना आत्मविश्वास नहीं खोया। और जो ये शब्द हैं कंसिस्टेंसी, मेहनत, ये डिक्शनरी के शब्द नहीं है। अगर आप इसको अपने हुनर और अपने जज्बे के साथ और अपनी हिम्मत के साथ जोड़े रखेंगे, और अगर आप एक कुछ ऐसा फेथ अपने अंदर रखेंगे। मैंने भी जब भी जिससे मदद मांगी, मैंने जब मोटरसाइकिल बनाने गई तो वो मैंने घर के पैसे से नहीं बनाई, वो मैंने जाकर किसी मैन्युफैक्चरर से रिक्वेस्ट करी, मैंने किसी से CSR फंड लिया। तो एजुकेशन हेल्प करती है। आप अपने आप को हिम्मत रखिए, एजुकेट करिए और लगातार सॉल्यूशन ढूंढिए कि ऐसा नहीं है कि संस्थाएं नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि पॉलिसीज़ नहीं हैं। एक विनती है मेरी, जैसे मैं एक छोटा सा NGO भी चलाती हूँ, अगर हर इंसान एक और इंसान को एम्पावर कर दे। मैं आज अपने NGO के थ्रू लगभग 10,000 दिव्यांग व्यक्तियों की ज़िंदगी को छू चुकी हूँ। तो अगर एक इंसान 10,000 को छू रहा है, एक इंसान 10 को भी ज़िंदगी में योगदान दे दे, तो हम सब मिलकर नए भारत को नया स्वरूप दे सकते हैं। पर्पस बड़ा होता है। मेरा पर्पस था एक समाज की सोच को बदलने का, क्योंकि जब मैं दिव्यांग हुई तो मुझे पता लगा कि लोग कैसा सोचते हैं डिसेबिलिटी के बारे में। तो उस सोच को बदलने का जो मकसद था वो शायद अपने आप में इतना बड़ा था कि वो खुद ही हिम्मत देता है मुझे कुछ ना कुछ नया करते रहने की। हर कार्यवाही के पीछे मकसद सिर्फ यही है कि मैं इस नए भारत की नागरिक हूँ। कुछ ना कुछ मुझे अपनी ज़िंदगी में अपने भारत को देना है, और कुछ ना कुछ मुझे अपने सेल्फ वर्थ के लिए भी करना है। कलकत्ता का तो मुझे लगता है 11वीं 12वीं एक ऐसा वक्त होता है जब आप धीरे धीरे एडल्ट बनते हैं और सारी आपकी जो एजुकेशनल वैल्यूज़ हैं वो पूरी ज़िंदगी के लिए आपको इम्प्रेशन छोड़ती हैं। तो स्कूलों में खेलना, स्कूलों में डिबेट कंपटीशन करना,
और मैं तो स्कूल कैप्टन भी रही थी। तो एक पर्सनालिटी जो ऑल राउंड डेवलपमेंट मेरा बना, शायद उसकी नींव यहीं कोलकाता में रखी गई। पहली बार शायद मैंने रॉक बैंड लाइव जेवियर्स कॉलेज में उनके फेस्ट में पहली बार एक लाइव रॉक बैंड शो देखा। पहली बार शायद मुझे एक स्विमिंग कंपटीशन मैंने जीता जो हमारे आर्मी में होता है, और वहाँ से एक अच्छा स्विमर बनने की मेरे को प्रेरणा मिली। पहली बार मैं स्कूल कैप्टन बनी सो ऐसा बहुत पहली बार हुआ। यहीं पे मैंने लूना भी चलाना सीखा था। पहला मेरा नॉन गियर्ड व्हीकल चलाने का एक्सपीरियंस भी कोलकाता में ही हुआ था। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपसे इतना टाइम दिए। थैंक यू।